वेलकम अगेंस्ट न्यू ब्लॉग के साथ। इस ब्लॉग में फर्स्ट एड में क्या करते हैं और फर्स्ट एड किट में क्या क्या मतलब कैसे सिचुएशन को हैंडल करते हैं। तो फिर कोई देरी की यहाँ पे शुरुआत किया गया है एक शायरी से और वो शायरी डिलीवर किया सुन सकते हैं और काफ़ी अच्छा है शायरी, मज़े भी ले रहे हैं बच्चे। चेक 1 सेकंड चेक। एकदम सुंदर सर। हाँ सर। क्या किया था वो? तो ये है दोस्तों गोपाल के फिजिशियन डॉक्टर और इनसे हम लोग सीखेंगे कि कैसे बच्चों की ट्रीटमेंट कैसे करते हैं और इनसे बहुत सारे सवाल किया जाएगा बच्चों के थ्रू। तो बने रहिए ब्लॉग में। और ये है दोस्तों हमारे बिट्टू बाबू सर, काफ़ी फेमस सर हैं और इनको बहुत ज़्यादा बच्चे प्यार भी करते हैं। किसी भी चीज की अगर आपके बीमारी को लेकर हमारा नहीं चाहिए यार, हमारे पास है तो बस आपके पास जाएगा। अगर न्यायालय से साले ना रहे तो हम सब यहाँ अंबानी बन के बैठ जाएंगे, समझ आएंगे नहीं। तो अगर किसी भाई को इस तरह से रिलेटेड अगर किसी प्रकार की कोई दिक्कत है तो अपने इंस्टीट्यूट के बगल में शीतला के हॉस्पिटल है, वहाँ पे जाए। गोपालगंज में अगर कोई 1000 में काम करता होगा तो हम डॉक्टर साहब से रिक्वेस्ट करेंगे आपका काम 700 में हो जाएगा, ठीक है। बाकी मैं डॉक्टर साहब को माइक करा हूँ, आप डॉक्टर साहब के साथ आपके भली बात साथी करिए, बताइए। पहले से किसी को फर्स्ट ट्रीटमेंट में जैसे मूवी देखते हैं आप लोग, किसी मूवी में आप लोग देखे हैं कि किसी सीपीआर वगैरह जैसे फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जा रहा हो तो मूवी कहाँ पे आता है? 3 इडियट्स में उसको दिखाया 3 इडियट्स में। जैसे कि फर्स्ट ट्रीटमेंट का अगर पेन है तो पेन चला सकते हैं, थोड़ा सा जो हवा बात करते हैं तो है नहीं कि कंपनी में चारों तरफ एकदम ठीक ही रहता है। बाहर कहीं ऑफिस में जरूर होगा बैठने उठने के लिए, लेने के लिए या तो आप लेटा दीजिए या बैठा दीजिए, ठीक। और उसको आप मॉनिटरिंग कीजिए कि क्या उसको एक्चुअल में प्रॉब्लम हो रहा है। ये भी हो सकता है कि इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण कुछ देर के लिए बेहोश हो सकता है। ये भी हो सकता है इलेक्ट्रिक शॉक लगने के कारण उसका हार्ट रेट बढ़ सकता है, धड़कन उसका तेज हो सकता है या लो हो सकता है, कम भी हो सकता है, दोनों हो सकता है। इस कंडीशन में आपको इस बात का ध्यान रखना है कि पेशेंट को पहले सुरक्षित बैठा दीजिए। बैठाने के बाद मॉनिटरिंग कर लीजिए कि उसको चलो प्रॉब्लम क्या हो रहा है। जैसे कि आपको बता दीजिए कि अभी एबीसी का ये भी आपको चेक कर लेना है। अगर ज्यादा कुछ नहीं है तो आप कुछ देर उसको बैठा के थोड़ा सा नॉर्मल जब लगे एक वेरिफिकेशन के लिए डॉक्टर के पास भेज के वेरीफाई करा सकते हैं। अगर उसमें ज्यादा कुछ होता है तो तुरंत एम्बुलेंस बुलाइए और हॉस्पिटल भेज दीजिए। तो वहाँ पानी पिलाने की कोशिश नहीं कीजिए या फिर वहाँ कोई इंजेक्शन देने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि आपके पास वहाँ कुछ मिलेगा नहीं और आप ये भी नहीं समझ पाएंगे कि क्यों उसको हुआ क्या है, तो डॉक्टर ही समझ पाएगा ना। उस कंडीशन में हल्का फुल्का इलेक्ट्रिक शॉक लगा तो आप बैठा दीजिए, कुछ देर जब बैठा दीजिए पेशेंट आपका नॉर्मल लगेगा। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि अगर कोई भी होता वहाँ पे काम कर रहा है और वहाँ पे अचानक से उसको चक्कर आ जा रहा है, बेहोश हो रहा है, तो वहाँ पे क्या करेंगे? उस कंडीशन में पेशेंट अगर बेहोश हो गया है तो सबसे पहले उसको चेक कर लीजिए कि आपका पेशेंट किस स्थिति में है। जैसे बेहोशी में ऐसा भी होता है कि हाथ में काम करता है, आंख को खोलता है, जैसे बोलने में दिक्कत होता है, तो इस कंडीशन में है तो आप उसको हॉस्पिटल ऑक्सीजन लगाइए, एम्बुलेंस बुलाइए, हॉस्पिटल भेज दीजिए। उसमें आपको बहुत कुछ करने की जरूरत नहीं है। अगर इंजरी अगर कुछ नहीं हुआ है तो अगर उसमें इंजरी हुआ है तो इंजरी के लिए जो ट्रीटमेंट है वो दे सकते हैं। जैसे ब्लड हो रहा है, रिसाव हो रहा है तो उसको रोकने की कोशिश कीजिए। अदर वे में अगर कोई दिक्कत लग रहा है आपको, पेशेंट की कंडीशन आपको लग रहा है कि नहीं पेशेंट हमारा जो है गंभीर स्थिति में है, जैसे उसका कोई बॉडी का मूवमेंट नहीं मिल रहा है, समझ लीजिए एकदम समझ लीजिए आपको लग रहा है कि देख तो नहीं कर गया, ऐसा भी कंडीशन होता है कि बहुत कोई गिरता है एक्सपायर कर देता है। उस कंडीशन में आप किस चीज को कैसे समझेंगे? तो एबीसी चेक कर लीजिए उसका, अगर कुछ भी नहीं मिल रहा है तो उसमें आपको सीपीआर देने की आवश्यकता पड़ेगी, ठीक। उस कंडीशन में आपको पेशेंट को सीपीआर देना है और सीपीआर कैसे देना है उसका भी हम लोग बता देते हैं। एक व्यक्ति कोई इसे लेटेगा तो आपको समझा देंगे कैसे देना है, ठीक। इसमें सीपीआर देने के समय अगर आप सिंगल में अकेले हैं तो थोड़ा सा आपके लिए कठिन परिस्थिति होगा, इसलिए कि अकेले आपको एम्बुलेंस को भी फोन करना है और आपको सीपीआर भी देना है और अकेले अगर कोई व्यक्ति रहता है तो थोड़ा सा घबरा भी जाता है। तो सबसे पहले आप अपने आप को स्ट्रांग कीजिए कि हम इस काम के लिए इस लायक हैं कि हम इसको बचा सकते हैं। आप अपने से पहले दिल से मजबूत हो जाइए कि हम इसको बचा सकते हैं। उसके बाद आप अगर आपके पास कुछ वहाँ तो होगा नहीं कि टेबल है एग्जामिनेशन करने के लिए कोई, तो नीचे फर्स्ट में व्यक्ति को सीधा लेटा दीजिए, ठीक। लेटाने के बाद आपको सीपीआर देना है। सीपीआर देने का समझ लीजिए कि टाइमिंग होना चाहिए, 1 मिनट में कम से कम 100 से 120 बार आप लोग दे सकते हैं। 30 सेकंड 30 बार, जैसे एक बार में 30 बार देने के बाद कम से कम उसको 2 बार आपको सांस देना है, माउथ टू माउथ। अपने माउथ से उसके माउथ में ऑक्सीजन भरना है, ठीक।
अगर सर वेल्डिंग जो हो रहा है उसका जो स्मोक निकल रहा है हमारे नोज के थ्रू जा रहा है, वहाँ पे रेस्पायरेशन का हमारा प्रॉब्लम हो रहा है, वहाँ पे क्या ये माउथ टू माउथ हम ऑक्सीजन देंगे, हमारा रेस्पायरेशन प्रॉब्लम हो रहा है। देखिए, सबसे पहले कि आप जब ऑक्सीजन देने जाइएगा तो अभी बताइए ना, पूरा हमारा जब क्लियर हो जाएगा तब समझ जाएगा। जब किसी भी व्यक्ति को सबसे पहले कि अगर आपके पास फर्स्ट ट्रीटमेंट का किट अवेलेबल है तो मुझे पूरा उम्मीद है कि उसमें गॉज और बैंडेज जरूर मिलेगा, ठीक ना। तो जब आपके पास गॉज या बैंडेज है और कुछ नहीं तो आपके पॉकेट में रुमाल है, अगर रुमाल है तो कोशिश कीजिए कि आप किसी भी पेशेंट का ड्रेसिंग भी कर रहे हैं, छोटा कोई घाव का अगर आप ड्रेसिंग कर रहे हैं तो सबसे पहले आप ग्लव्स का यूज कीजिएगा, अपने हाथों को अच्छे तरीके से धो लीजिएगा। धोने के बाद आप एक ग्लव्स अगर संभव हो मिल जाए तो ले लीजिए, ग्लव्स यूज कीजिए, नहीं मिलता है कोई बात नहीं, इसलिए कि इमरजेंसी में पेशेंट का जान बचाना जरूरी है। ये देखना जरूरी नहीं है कि हम ग्लव्स का व्यवस्था करें, ग्लव्स मंगाएं या फिर बैंडेज मंगाएं तो पेशेंट तब तक उतना देर में पेशेंट चला जाएगा, क्योंकि पेशेंट के लिए समझ लीजिए 5 मिनट जो होता है वो गोल्डन चांस होता है उसके लिए। तो अगर उस 5 मिनट में आप कुछ कर सकते हैं तो पेशेंट आपका बच जाएगा। अगर उस 5 मिनट में आप पेशेंट के लिए कुछ नहीं कीजिएगा तो पेशेंट हाथ से निकल नहीं सकता है उस कंडीशन में। तो एक ग्लव्स यूज करना है, ठीक, कट पीस यूज करना है, कट पीस नहीं है तो रुमाल यूज कर सकते हैं, अदरवाइज कोई भी कपड़ा यूज कर सकते हैं इमरजेंसी में। ये नहीं देखना है कि आपको यही चीज यूज करना है। उसके किसी पेशेंट का जान बचाने के लिए आपको जो करना पड़े फर्स्ट ट्रीटमेंट में आप उसको कर सकते हैं बेहिचक, किसी प्रकार के आपके मन में सस्पेंशन नहीं होना चाहिए। दूसरा चीज की जब आप सीपीआर दीजिएगा लगातार 30 बार सीपीआर दीजिएगा तो 2 बार माउथ टू माउथ उसको ऑक्सीजन दीजिएगा। तो उससे पहले आपके पास रुमाल हो सकता है, आप अपने फेस पे रुमाल रख लीजिए या उसके फेस पे रुमाल रख लीजिए और फिर सीपीआर दीजिए, ठीक। या फिर आपके पास गॉज होता है या जो बैंडेज होता है उसको तोड़ लीजिए, तोड़ के माउथ बना दीजिए और फिर सीपीआर दे सकते हैं। सीपीआर 2 बार कीजिए, सीपीआर 30 बार दीजिएगा कंटिन्यू, उसके बाद 2 बार उसको ऑक्सीजन दीजिए, फिर उसके बाद कंटिन्यू कर दीजिए। ये प्रोसेस कम से कम आपको 5 मिनट तक कंटिन्यू रखिए। और सबका अगर लगता है कि नहीं हमको उम्मीद लग रहा है कुछ इसका बॉडी मूवमेंट आ रहा है तो आप 10 मिनट 15 मिनट तब तक आप एम्बुलेंस बुला लीजिए, एम्बुलेंस में पेशेंट को रखिए और हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। प्रयास आपका लास्ट तक ये रहना चाहिए कि हॉस्पिटल जब तक पेशेंट पहुंच नहीं गया तब तक आप सीपीआर देते रहिए उस पेशेंट को। अगर आपको लगता है कि नहीं हमारे देने से इसका बॉडी मूवमेंट मिल रहा है, जैसे सीपीआर जब आप दीजिएगा तो क्या है कि उसको ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलेगा, ठीक। और जब ब्रेन को ब्लड सप्लाई मिलेगा तो ब्रेन पूरे बॉडी को ब्लड सप्लाई देना शुरू कर देगा। उस कंडीशन में धीरे धीरे उसका बॉडी का फ्लो जो है वो चेंज होगा। अगर एट ए टाइम समझ लीजिए कि उसको कार्डियक अरेस्ट हुआ है तो वही पेशेंट अगर गिरता है तो 2 चीज हो सकता है, तो उसको कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, हार्ट का प्रॉब्लम हो सकता है। तो मान लीजिए ब्लड सप्लाई बॉडी में नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में आप दे रहे हैं उसको, स्थिति देख रहे हैं कि हाँ हमारा कोई बॉडी मूवमेंट नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में आप सीपीआर दे रहे हैं तो कुछ चेंजिंग आपको दिखेगा भाई। जब आप किसी जीवित व्यक्ति को देखते हैं तो उसका कलर और जब कोई व्यक्ति डेथ कर जाता है उसका कलर आपको तो इतना केस हो जाएगा कि जीवित है कि नहीं है, लेकिन आप इसको श्योर नहीं कर सकते हैं। जब तक डॉक्टर एक वेरीफाई नहीं करता है कि हाँ ये डेथ कर चुका है तब तक आप उसको डेथ साबित नहीं कर सकते हैं। उसके लिए डॉक्टर ही अपना जो भी चेकअप करके उसको क्लियर करेगा कि हाँ पेशेंट आपका डेथ कर चुका है। उससे पहले आपका प्रयास होना चाहिए। अगर आपके प्रयास से हो सकता है कि 100 लोग में 10 लोग बच जाए। अगर जहरीला सांप कोई काटा है तो सबसे पहले अगर मान लीजिए मेरे हाथ में काट लिया तो यहाँ आपके पास जो हो सकता है रस्सी हो सकता है, आपके पास कपड़ा हो सकता है, किसी चीज से कोई यहाँ से ड्रॉप कर दीजिए। हाथ में काटा है यहाँ ड्रॉप कर दीजिए, यहाँ बांध देना, ठीक। बांध के और संभव हो आपके कंपनी में कहीं ब्रेक मिल जाए तो वहाँ पे चीरा लगा दीजिए, ठीक, और बांध के अस्पताल पहुँचा दीजिए। बिल्कुल रुक जाएगा, बिल्कुल रुक जाएगा कहीं भी। अब आप एक चीज समझने की आवश्यकता है कि अगर आपको सांप काटेगा तो 2 चीज हो सकता है, या तो पैर में ज्यादातर सांप काटता है और नहीं तो हाथ पे ज्यादातर सांप काटता है। रियल केस में ही पेट पे, छाती पे या मान लीजिए पीठ पे काटेगा, रियल केस में। उस कंडीशन में भी आप वहाँ ब्लेड से चीरा लगा दीजिए और उसको अस्पताल जितना जल्द हो सकता है पहुंचा दीजिए। खड़ा नहीं है तो ऊपर बांध रहा है, कितना तेज मारेंगे तो रुक जाएगा। बाबे दे बाबे डोंट बी सीरियस ब्रो। काटेगा तो मान लीजिए यहाँ पे कटा है, चाहे यहाँ पे कटा है, चाहे यहाँ पे कटा है, किसी मतलब जगह पे काटा हुआ है, यहाँ तुरंत अगर सांप काटेगा तो तुरंत आपको पता चल जाएगा ना कि सांप काट लिया। किसी न किसी को बुलाए तो कोई व्यक्ति आए तो यहाँ पे ब्लेड से उसको फाड़ देना, फाड़ने के बाद थोड़ा सा ब्लड वहाँ बहने लगे। जैसे किसी भी पेशेंट का ट्रीटमेंट करने के लिए 5 मिनट का समय ना, जो 5 मिनट का समय होता है वो गोल्डन समय होता है, समझ लीजिए। स्थिति कोई भी हो, सांप काट ले, पैर टूट जाए, हाथ टूट जाए, ब्रेन हेमरेज हो जाए, कुछ भी हो जाए, किसी भी पेशेंट को बचाने के लिए 5 मिनट ही समय महत्वपूर्ण होता है। अगर उस 5 मिनट में आप कुछ कर लीजिए तो पेशेंट का जान बचा सकते हैं। अगर 5 मिनट का समय गंवा लीजिए तो समझिए पेशेंट की स्थिति खराब हो सकती है। हमें नहीं हो सकता कि पेशेंट मर ही जाएगा, लेकिन स्थिति खराब हो सकती है। तो 5 मिनट समय कम नहीं होता है। कोई भी कंपनी में जैसे मान लीजिए कि आप एक तरह से कंपनी में काम कर रहे हैं, ऐसा थोड़ा है कि सिंगल व्यक्ति यूज करने में काम कर रहा होगा, ऐसा होता है क्या कभी? सिंगल व्यक्ति घर में मिलेगा, कंपनी में नहीं मिलेगा, ठीक। तो मुझे पूरा विश्वास है कि वहाँ 10 को 15 को 5 को 10 को जरूर होगा। गाँव पे जैसे रात में अगर किसी को सांप काट लेता है
दिन रात में तो पूरा गाँव उड़ा के चला आता है, सब लोग अपने घर सोया रहता है, कैसे चलाता है? हल्ला होता है ना जी। तो जब आपको साफ करेगा तो क्या आपको लगता है कि हल्ला नहीं होगा? अभी कोई बाइक वालों को मार देता है तो पूरा रोड जाम हो जाता है। एक्सीडेंट किसी का होता है तो लोग आप जा रहे हैं हालांकि दूसरे काम में हो, लेकिन रोड पे पहले जाकर देखिएगा क्या हुआ है। हो सकता है कि लोग आप देखने गए और आपको पता है कि उस पेशेंट का स्थिति खराब हो रहा है, आप कुछ कर सकते हैं तो आपको करना चाहिए, करना चाहिए, नहीं करना चाहिए। तो जैसे भैया ने बताया कि सांप काट लिया है और हम सांप काट लिया है तो उस कंडीशन में क्या करें? तो सब दो काम करें कि आप मुझे मान लीजिए और मर आओ अननेसेसरी क्वेश्चन मत करो मरिया। सांचे बताइए कितना भी तेजी से दौड़ा पड़ेगा ना तो कम से कम 5 मिनट समय लगता है, ठीक ना? कोई भी अगर पॉइजन का समझ लीजिए, अगर सांप काटता है तो 5 मिनट समय लग जाता है पूरे बॉडी को फैलने में। ये भी हो सकता है कि बहुत सारा सांप होता है कि जो जहरीला होता है, जिसमें 5 मिनट का समय नहीं मिलता है, सांप काटा और 5 मिनट में खेल खत्म हो जाता है, अस्पताल में ले जाने का समय नहीं मिलेगा। तो उस कंडीशन में उसका भाग खराब कहा जाएगा, ठीक ना? पॉइजन के ऊपर डिपेंड करता है कि कौन सा पॉइजन है वो, ठीक। और आप कहिएगा कि जामिन जो है काट ली है तो जामिन काट ली है तो उस कंडीशन में कौन सी बीमारी देगी तो पूरे बॉडी में पॉइजन फैल जाता है। और उस कंडीशन में पनिया सांप काट लेगा और ये भी हो सकता है कि कुछ ना हो, आपको आप नहीं भी मानेंगे तो भी कुछ नहीं होगा। अब आप देखिए हम तो कभी कोई लिए नहीं है कि हमें पता है कि हम अभी सुधर गए ना, ऐसा नहीं है कि अफवाह है। इस दुनिया में अगर आपके पूर्वजों ने कुछ कहा गया है ना तो अफवाह नहीं हो सकता है मेरे भाई। इस बात को आप कैसे बोल सकते हैं कि डॉक्टर उसके नाम नहीं बोल सकते हैं? कैसे बोल सकते हैं आप? बताइए जरा, अफवाह कैसे हो सकता है? आप किसी सांप के जब सांप के ऊपर लात रखिएगा तो क्या आपको लगता है कि अपने हाथ में नहीं चलाएगा? आपके गर्दन पे लात रखेंगे, आप अपने हाथ में नहीं चलाइएगा आवाज करने के लिए, तो उसके पास क्यों नहीं है? I am not satisfied with your answer. उस हद तक नहीं रुकेगा। हद तक नहीं रुकेगा तो क्या कीजिएगा? आपके पास उपाय क्या है? तो आप उपाय बताइए। वही तो हमारे पास उपाय नहीं है। तो हम आपको बता रहे हैं प्रॉब्लम क्या रास्ता है, डॉक्टर क्यों नहीं आए? उसके लिए मेडिकल कॉलेज है, चलिए फिर मेडिकल कॉलेज में छोटी से ऑफिसर प्रॉब्लम क्या हम समझा रहे हैं ना। प्रॉब्लम क्या 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 कर सकते हैं? फर्स्ट का मतलब क्या होता है? क्या करिएगा? आप पॉइजन इंजेक्शन दे दीजिएगा, आपके पास मिलेगा तो है। नाम पता नहीं है सर, नाम पता ही नहीं है उनको। पहले पता नहीं के दिखाते हैं आपको बता दीजिए, 2 लक्ष्य होती है बांधने से हम नहीं चाह रहे किसी तरह का आपको हेमाटोमा बने, बांधेंगे तुरंत हेमाटोमा हो जाएगा। बिना मतलब के लेकर डॉक्टर के पास जाइएगा कि मेरा हाथ सोना हो रहा है, आप समझ नहीं रहे हैं। सब बांधने से रुक जाएगा 100% बांधने से लोहा में उसी तरह से पॉइजन को काटने के लिए पॉइजन दिया जाता है। और हमें बता दें आपको कि आप पॉइजन के इंजेक्शन दे दीजिएगा उस कंडीशन में, या फिर उसके अलावा बहुत सारे ट्रीटमेंट जो बता दें। और उस केस में उसको कोई समझ लीजिए कि पॉइजन वाला कोई जहरीला सांप काटा ही ना हो सकता है कोई बिच्छी काट लिया हो, ये भी हो सकता है कोई चींटी काट लिया हो, आपको फिर हो गया हो कि सांप काट लिया हो, तो उस कंडीशन में तो आपको ऐसे ही मार दीजिएगा उसको, बचने वाला होगा तो बचा जाएगा। आप इंजेक्शन क्यों हो जाइएगा कि मतलब सांप काटा है मेरे बॉडी में पॉइजन फैल रहा है, कैसे सांप सर आप बोले हैं कि बिच्छी काट देगा या चींटी काट देगा तो कैसे आपको पता चलेगा? जब सांप काटेगा तो हमारा पॉइंट दिखाएगा और अब बिच्छी ऐसा कोई जरूरी नहीं है मेरे भाई कि आप 100% श्योर हो जाइएगा कि सांप काटा ही है। हो सकता है कि आपको सांप दिखा ही ना हो, ये भी तो हो सकता है। हम ऐसा केस हम बता देते हैं, जैसे कि हम जान लीजिए कि हम बता सांप काटने प्रैक्टिस कर रहे हैं, सांप काटने नहीं लगा होगा तो 150 के ऊपर सांप पे काटा हुआ पेशेंट देखा होंगे। उस 150 पेशेंट में से 3 केस, एक महिला का केस था और एक केस डुमरिया का था, जिसको वाकई में पॉइजन, और एक केस ऊंचाई का था जिसको सांप काटा था, बाकी सब हवा में ही था। अब क्या है कि अब हम लोग का क्या है ना, एक तरह समझ लीजिए कि गोपाल में जब पूर्वी क्षेत्र में बढ़िएगा ना तो क्या है कि वहाँ पानी बहुत बार बांध टूटा है, और जब बांध टूटा है तो बाढ़ आता है, बाढ़ आता है तो उसमें बहुत सारा सांप निकलता है, कीड़ा निकलता है। फैमिली में मान लीजिए कि लोग गाँव में घूमता रहता है तो उसका जब कुछ हाल हो जाता है, कुछ काट लेता है, कुछ कीड़ा वाला, तो भी लोग काला सांप काट लेता है। वहाँ किसी व्यक्ति को अचानक मुंह से ब्लड आ रहा है माउथ अगर ब्लीडिंग हो रहा है तो उस कंडीशन में आप अगर संभव हो तो समय रहते हुए हॉस्पिटल पहुंचा दीजिएगा तो ज्यादा बेटर रहेगा। एम्बुलेंस को फोन कीजिए और हॉस्पिटल पहुंचा दीजिए। माउथ से ब्लीडिंग और एनएस से ब्लीडिंग, जो ब्लीडिंग होता है जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि आई ब्लीडिंग कहा जाता है, एचआई ब्लीडिंग जिसको इंटरनल ब्लीडिंग कहा जाता है। अगर नाक से ब्लड आता है तो क्या करते हैं कुछ देर के लिए, जैसे कि किसी बॉडी के किसी भी ऑर्गन से अगर ब्लीडिंग होता है तो
तो 10 मिनट के लिए उसको दबा के रखना है। वैसा ही से नाक को 10 मिनट तक दबा दीजिएगा तो ब्लीडिंग कंट्रोल हो जाएगा। उसके बाद आप हॉस्पिटल पहुंचा दीजिएगा, डॉक्टर देखेगा। अब बीपी बढ़ने का कारण तो बहुत सारा हो सकता है। प्रैक्टिस अच्छी हो गया। बीपी चेक करेगा भाई तुम? साथी हो गए एक नहीं होगा सर, इसीलिए हो जाएगा तो बीपी चेक हो जाएगा। या चक्कर आता है तो सबसे पहले उसको एक अस्थायी जगह पे उसको लेटाइए, बैठाइए और उसको मॉनिटर कीजिए। अगर आपको लगता है कि आप उसको कुछ कर सकते हैं, नहीं लगता है तो उसको हॉस्पिटल भेज दीजिए, एम्बुलेंस बुला के। हाँ, ट्रीटमेंट में एक सब चीज होता है ना। प्रथम उपचार आप जो देख सकते हो दीजिएगा। आप वहाँ क्या कर दीजिएगा तो यही होगा कि पेशेंट को बचाने के चक्कर में 100% बचने का उम्मीद होगा, उसको 50% घटा दीजिए। फ्लाइंग पार्टिकल इंजरी होता है एक आंख में ही होगा, दोनों आंख एक साथ नहीं हो सकता है। ये भी हो सकता है कि दोनों आंख हो सकता है। अगर आंख से गिरेंगे चोट रहेगा तो हो सकता है कि दोनों आंख में भी हो सकता है। उस कंडीशन में जैसे उसके साथ और भी अगल बगल के एरिया डैमेज होगा, ऐसा नहीं है सिर्फ डायरेक्ट आई ही डैमेज होगा। अगर आई में कुछ पड़ता है तो उस कंडीशन में कुछ देर के लिए आंख को बंद कर दें, ठीक, और कोशिश करें कि आपके पास अगल बगल में जो भी डॉक्टर हो या तो उनको बुला लें या उनके पास भेज दीजिए। आई के डॉक्टर के पास भेज सकते हैं, उसमें आप कुछ एक्स्ट्रा दिमाग नहीं लगा सकते। हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन आपका। ठीक, आ जाइए आप आइए, आपको बताते हैं पंडित का बहुत अच्छा क्वेश्चन इस तरह का निकला है। सबसे ज्यादा अगर आप लोगों में कोई दिक्कत होता है किसी व्यक्ति को, तो हाइट से गिरने से एक तो इंजरी होगा तो बैंडेज करना है। दूसरा भी हो सकता है कि हड्डी टूट जाए, ये तो हो सकता है ना। आप इतना क्यों नहीं सोच सकते हैं? आप सोच रहे हैं कि डायबिटीज होगा, बीपी डायबिटीज तो घर से आपको मिल जाएगा, कंपनी में थोड़ा मिलेगा। कंपनी में आपको ज्यादा से ज्यादा होगा तो इंजरी हो सकता है, चोट लग सकता है, बेहोश हो सकते हैं। बीपी, शुगर, थायराइड, ये जो बीमारी है ना, ये एक तरह समझ लिए अगर आपको मिल गया तो ये जीवन जब तक है तब तक आपके साथ रहेगा। इसका परमानेंट सोल्यूशन नहीं है। चाहे बीपी हो, शुगर हो, थायराइड हो या हार्ट का कोई पेशेंट है तो उसका भी परमानेंट सोल्यूशन दवा ही है, इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। रिसर्च चल रहा है, आगे देखिए क्या होता है, हम भी कुछ कर नहीं सकते। शुगर के शुगर का पेशेंट का सर्जरी होता है, हार्ट के पेशेंट का भी सर्जरी होता है भाई, बीपी के पेशेंट का भी सर्जरी होता है। ऐसा नहीं है कि जिसका शुगर हो गया, हार्ट हो गया, उसका कोई इलाज नहीं होगा, ऐसा नहीं है, सबका इलाज है। सर्जरी किसी आपका हाथ टूट जाएगा उसका सर्जरी हो जाएगा, पैर टूट जाएगा। क्रिया शुगर बनाता है तो आपने अब आपके कहने का मतलब समझ में आ गया कि आप जो कहना चाहते हैं कि जो शुगर बनाता है उसका सर्जरी हो सकता है कि नहीं, बाबू संभव नहीं है। ठीक है, पेनक्रियाज को चेक करना पड़ेगा, होगा ही नहीं। पेनक्रियाज चेक करना होगा, तो पेनक्रियाज चेक कीजिएगा तो ध्यान दीजिएगा, तब पता चलेगा कि शुगर है। तो जब पेनक्रियाज आपका खराब है तब ना आपका शुगर का प्रॉब्लम दिखा है। अगर पेनक्रियाज आपका ठीक है तो कहाँ से शुगर हो गया आपको, कैसे मान लीजिए शुगर हो गया। अगर किसी व्यक्ति का हाथ उठ गया है तो करना ही है कि एक फूट ले लेना है। अगर आपके कंपनी में फूट है तो फूट लीजिए, या कोई भी मोटा चीज जैसे हार्डली कोई चीज हो, जैसे उसको क्या करना होता है कि हार्डली अगर टूट गया, मान लो कि यहाँ से हाथ टूट गया है, हाथ टूटने के कारण क्या होगा ना, जब हीरेगा टूटेगा ना और दर्द होगा, बहुत ज्यादा पेन होगा। तो फर्स्ट ट्रीटमेंट का उद्देश्य ये होता है कि तत्काल जो रोगी है उसको राहत कैसे मिल सके, इसका हम लोग काम करें। प्रथम उपचार आप एक कर सकते हैं कि आपकी कंपनी में फूट हो या कोई भी चीज हो जो टाइट हो उसको ले लीजिए, हाथ पे कम से कम थोड़ा रिलैक्स फील महसूस होता है जब आप ठीक जगह पे हैं। अभी ऐसा करते हैं। डोलेगा नहीं, समझ में आ रहा है ना, पढ़ाया गया है। डोलेगा नहीं तो क्या होगा कि इसको दर्द नहीं होगा, राहत मिलेगा। और उसके बाद इसको जब लगा दीजिएगा तो इसको जब बैंडेज बांध दीजिएगा, जब बांध नहीं रहे जब बांध दीजिएगा तो इसके बाद क्या करना है, इसको पूरा लपेट देना है और इसके बाद लपेट दीजिएगा। और करवा दीजिएगा, और करवा दीजिएगा। हाँ सर, आप सबको जानकारी के लिए बता दें कि जो राकेश सर है ये बीजेपी का एक अच्छा खासा मेंबर भी है। अगर आप सोच रहे हो कि बाद में लपेट के इनको थोड़ा बहुत डाउन कर दें तो इनका छोटा मोटा चेला हम आते हैं, आपको जानकारी के लिए बता दें। समझ आ रहा है? क्या स्लिप है, प्रथम उपचार इनका हो गया, ठीक है। अब इसको आप हॉस्पिटल भेजिएगा और हॉस्पिटल भेजने के बाद जो डॉक्टर है, ऑर्थो का डॉक्टर इसको देखेंगे, इसको प्लास्टर लगाना होगा, पक्का प्लास्टर लगाएंगे या स्लिप पे काम चल रहा होगा तो स्लिप पे काम चलाएंगे, जैसे एक्सरे करा के देखेंगे। उसके बाद इसका अगला जो भी देखेंगे ना, इसको जैसे आप
इसको आप हॉस्पिटल भेजिएगा 2 घंटे बाद भेजिए, 4 घंटे बाद भेजिए, 6 घंटे बाद भेजिए, ये मरेगा नहीं, इस वजह में मरेगा नहीं। ठीक है, बहुत बार एक मेरा रिश्तेदार थे कि बिट्टू बाबू जाते हैं, छोटा भाई है वो पंकज जिसका नाम है, तो उसका भैया का पैर टूट गया था, वो थे चेन्नई में गाड़ी चलाते थे, ट्रक चलाते थे, तो एक्सीडेंट हो गया वहाँ, तो तत्काल वहाँ को उपचार के लिए जैसे कि बगल में एक लोकल डॉक्टर जो होते हैं, देहात के डॉक्टर जो होते हैं, उनके पास गया, डॉक्टर ने क्या किया, स्लेब लगा दिया, और स्लेब लगा के उन्होंने कहा कि आप चेन्नई में एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैक्स केयर हॉस्पिटल के नाम से जाना जाता है, वहाँ भेज दिया। वहाँ गया जब पेशेंट हो, वहाँ तुम्हारा सर्जरी में कम से कम 5 लाख रुपये का खर्चा लगेगा, पैर फ्रैक्चर था, टीबी दोनों फ्रैक्चर था, देख लीजिए। देखने के बाद अब वो 5 लाख रुपये तो कहाँ से लाएंगे, जो बाहर गया उसके पास 5 लाख रुपये तुरंत हो पाएगा, संभव है। उन्होंने घर पे फोन किया, मुझे पता चला आपका ये काम करो, स्लेब लग गया है, तो 10 दिन में उसको कुछ होना नहीं है, तो उसको टिकट करवाओ और ट्रेन में लेटा के आराम से लेके चले गोपाल में। गोपाल में पेशेंट आया, 30,000 में यहाँ सर्जरी हुआ उसका। आप लोग सोच सकते हैं कि इमरजेंसी में आप ऐसा नहीं है कि अगर हड्डी टूट गया तो तुरंत जाकर उपचार ले लेना है, आपके पास पर्याप्त समय है, हड्डी टूटा हुआ है तो आप स्लेब लग गया है और आप कहीं भी जाकर अपना इलाज करा सकते हैं, उतना देर आपके पास समय रहेगा। ठीक, सेम कंडीशन पैर में भी होगा, अगर पैर में भी चोट लगता है तो पैर में बस लगाने वाला सीन नहीं होगा, लेकिन अब जैसे कि हम इसको ऊपर की तरफ क्यों रखा था ये बताइए पहले, आप लोगों के मन में तो क्वेश्चन फालतू के आ रहा है, लेकिन सही क्वेश्चन आ नहीं रहा। अब ये जो हाथ ऊपर की तरफ रखे हैं क्यों रखे हैं, हिलेगा डुलेगा नहीं तो बात सही है, दर्द नहीं होगा ये बात सही है, लेकिन जब ये ऊपर की तरफ रहेगा ना तो इसमें सूजन नहीं होगा, और जब सूजन कम होगा तो प्लास्टर भी जल्दी हो सकता है या सर्जरी भी जल्दी हो सकता है, नहीं तो डॉक्टर कहेगा 3 दिन इंतजार करो, सूजन कम होगा उसके बाद इसका प्लास्टर होगा या फिर सर्जरी होगा। ठीक है, तो सेम कंडीशन पैर में भी है, अगर पैर फ्रैक्चर हो जाता है तो अगर यहाँ फ्रैक्चर हो गया तो यहाँ से लेके यहाँ तक स्लेब बांध दो, ठीक, जैसे बूट लगाया ऐसे बूट तो मिल ही जाएगा, बैंडेज आराम से मिल जाएगा। अगर बैंडेज भी नहीं मिलता है तो आपके पास गमछा उमछा भी जरूर मिल जाएगा मेरे भाई, तो गमछा से ही बूट लगा के बांध दो, फिर कर दो और उसको हॉस्पिटल पहुंचा दो। और पैर के ऊपर की तरफ रखना है, पैर के पास जब पैर फ्रैक्चर हो गया तो ऊपर की तरफ रखिएगा तो पैर में सूजन कम होगा, और पैर को नीचे जब नहीं रखिएगा, जितना देर तक रखिएगा उतना देर में सूजन बढ़ जाएगा, बहुत ज्यादा सूजन हो जाएगा, लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, ठीक ना। अब इसके बाद आता है CPR के लिए, आप लोगों को समझना जरूरी है। CPR देने के लिए जैसे आप यहाँ पे लेट जाइए, बिना कैसे ये सीखना है, इसका ऊपर सीखना है, मतलब ये नहीं है कि आप अपने फैमिली मेंबर को भी बता सकते हैं CPR देने के लिए, इसलिए घर पे भी किसी को कार्डियक अरेस्ट हो सकता है, घर पे भी किसी को चोट लग सकती है, जरूरी है कंपनी में ही होगा, आपके परिवार में भी किसी को चोट लग सकता है, परिवार में भी किसी को इमरजेंसी हो सकता है, ठीक ना। अब जैसे मान लीजिए कि मेरे माता पिता है, कभी ऐसा स्थिति आ गया कि एक टाइम सीना में दर्द हुआ और हार्ट अटैक हुआ और पेशेंट मान लीजिए मेरी माँ ही है बेहोश हो गई, तो उस कंडीशन में मुझे पता होगा तब हम कुछ मदद कर सकते हैं, जब हमारा हमको भी पता नहीं होगा तो हम कैसे मदद कर सकते हैं, ले जाइए। मोच आया तो या टूट गया तो दोनों कंडीशन में पेशेंट को हित में प्रथम उपचार आपको कर देना है, उसके बाद आप डॉक्टर के पास भेज दीजिए। आपको एक्सरे मशीन लगाई नहीं है कि आप एक्सरे करिएगा, आपको कैसे पता चलेगा, जब आप एक्सरे कराइएगा तब पता चलेगा ना। आप डॉक्टर तो है नहीं कि उसका आप पैर हिला के जो है हड्डी हिला के चेक कर लीजिएगा, बात सही है सर। अरे तो ये जरूरी है कि हड्डी टूटेगा तो सूजन होगा, ये भी तो हो सकता है कि हेयर फ्रैक्चरिंग हो सूजन ना हो, ये भी तो हो सकता है। आप ऐसा ही नहीं हो सकता है कि पैर टूट गया तो सूजन हो जाएगा, जैसे गाँव में क्या है ना, जैसे लोग बोलता है कि हड्डी टूट जाए तो सूजन हो जाएगा, नहीं क्या सूजन तब हड्डी नहीं टूटा, ये कोनो जरूरी नहीं है। फ्रैक्चरिंग भी होगा तो आपको चलने में तकलीफ होगा, घूमने में तकलीफ होगा, हाथ मोड़ने में तकलीफ होगा, उसमें भी आपको प्रॉब्लम होगा, तत्काल पहले आप प्रथम उपचार कर दीजिए और उसको हॉस्पिटल भेजिए, एक्सरे होगा, क्योंकि सबसे सस्ता इलाज उसका एक्सरे है, एक्सरे होगा तभी तो पता चलेगा। हम भी डॉक्टर हैं, हमारे लिए मेरे पैर टूट लगा है, एक बार मेरा पैर टूटा भी है, अब हम डॉक्टर हैं, पैर टूट गया, रोड एक्सीडेंट हो गया तो उस कंडीशन में हम कहेंगे लग रहा है कि मेरा पैर टूटा हुआ है और ये बोन टूटा है, कैसे शुरू कर सकते हैं, मैंने कोई भी डॉक्टर कैसे शुरू कर सकते हैं बताइए। जब एक्सरे होगा तभी तो पता चलेगा कि कौन कौन सा बोन फ्रैक्चर है, उससे पहले कैसे पता चलेगा। जहरीला गैस सुन लिया है तो उसको हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ेगा ना। जहरीला गैस अगर सुन लिया है, सुनना है तो 24 घंटा से 48 घंटा में उसका इफेक्ट खत्म होता है, लेकिन सबसे बड़ी चीज है कि किस टाइप का जहरीला गैस है, ठीक ना। बहुत बार जहरीला गैस सुनने के कारण जैसे ट्रेन में पैसा तो छोट छिनता है ना, वो भी एक गैस सुनाता है, तो वो सुना के क्या करता है, बेहोश कर देता है कुछ देर के लिए और रुपया पैसा ले लेता है, चल जाता है, 24 घंटा में आपका हो जाता है, तो वैसा भी कंडीशन आता है। और जो आप कह रहे हैं जहरीला गैस, तो ऐसा गैस सुनाने के बाद तो ऊपर वाला अगर दया दृष्टि बनाए होंगे तो बच सकते हैं, नहीं तो हॉस्पिटल जाते जाते काम खत्म हो जाता है। आपका तो प्रयास है ना होना चाहिए कि आप हॉस्पिटल पहुंचो, क्या उपचार कीजिएगा वहाँ, आपके पास जहरीला आप नहीं कौन सा जहर खाया है बताया आपको,
जो अंतर है, जौहर सुनाया है और जौहर खाया है, दोनों में अंतर है मेरे भाई। अरे बाबू जानते हो, पहला बात है कि जहाँ गैस अगर लीकेज हो गया वहाँ तो मरीज पहुंचता नहीं, मरीज का सेफ्टी वाला 4 महीने मांगा। हॉस्पिटल लेके जाना है मेरे भाई, हॉस्पिटल लेके जाना है। आप वहाँ कुछ नहीं कर सकते हैं मेरे भाई, ठीक। अगर जौहर कोई खा लिया है ना तो उस कंडीशन में आप मुंह में अपनी डाल के उल्टी करा सकते हैं, नमक घोल के उसको पिला सकते हैं, नमक खिला सकते हैं, जितना उल्टी हो सकता है करा सकते हैं, उल्टी करा के हॉस्पिटल में पहुंच सकते हैं। लेकिन अब आपको गैस सूंघ लिया है तो उसका तो उपचार हॉस्पिटल ही करेगा ना, उसके लिए आग डालेगा, ऑक्सीजन लगाएगा, इंजेक्शन लगाएगा, वहाँ तो आपके पास व्यवस्था नहीं है। वो जो मूवी से जो आप मूवी मूवी था सिंगम ऐसा करके था, ठीक ना, जो ब्लेड मारे थे वो हार्ट अटैक में, जैसे कि बहुत बार ऐसा होता है कि हार्ट पे आवश्यकता से अधिक जब प्रेशर होता है तो डॉक्टर थे जो भैया ब्लेड मारे हैं ना, तो डॉक्टर थे तो उनको पता था कि इसको ब्लड जो है वो ओवरफ्लो हो रहा है, ठीक ना, आवश्यकता से अधिक हार्ट पे प्रेशर दे रहा है जिसके कारण इसको जान जा सकता है। इसलिए क्या किया कि चीला लगा दिए, रक्त क्या हुआ, थोड़ा सा निकल गया, तब रक्त निकलेगा तो क्या प्रेशर कम होता है, जब प्रेशर कम होगा तो पेशेंट नॉर्मल हो जाएगा। तो कोई कंडीशन आप पहचान नहीं पाइएगा, बात को समझिए। आपको करना है सिर्फ प्रथम उपचार। मनीष क्वेश्चन पूछिए, क्वेश्चन पूछिए। चलिए ठीक है, अभी आप हमें पता लग रहा है कि अब आप सबका क्वेश्चन खाली क्यों वाला हो रहा है, कमाएंगे पैसा कमाएंगे, क्यों कमाएंगे, गरीबी दूर करेंगे, क्यों दूर करेंगे, वही वाला क्वेश्चन अभी आने दीजिए। सबसे पहले इस पेशेंट को, जो भी आपके पास पेशेंट बेहोश पड़ा हुआ है, जो लगता है कि उनका बाबू हो गया है ना, ऐसे आप चेक करेंगे, ठीक। अगर बात कर रहा है तो बहुत अच्छा है, लग रहा है बॉडी मूवमेंट कुछ नहीं है, जैसे कुछ मत बताओ, एकदम लगा कि हम बेहोश पड़े हुए, ठीक। बाबू बाबू नहीं मूवमेंट दे रहा है, नहीं दे रहा, पैर इसका जैसे इस पोजीशन में नहीं होना चाहिए, पैर एकदम सीधा होना चाहिए, ठीक ना। अभी जो केवल छोटा है तो दिक्कत है, इस कंडीशन में पेशेंट को लिटा देना है, ठीक। पहले चेक कर लेना है पेशेंट सांस ले रहा है कि नहीं, ठीक। और दूसरा चीज पेशेंट का पल्स मिल रहा है कि नहीं, ठीक। अगर दोनों चीज चेक कर लिया उसके बाद आप पेट इस तरह देखिएगा तो लगेगा कि कोई मूवमेंट नहीं है, तब आपको करना है सीपीआर देना है, ठीक। सीपीआर देने का तरीका क्या है, बाएं हाथ को रख लेना है, ठीक। और हाथ को क्या है, आपको लेफ्ट साइड होता है, 2 इंच करते रहना है जब तक आप पेशेंट को एम्बुलेंस में के हॉस्पिटल नहीं पहुंचा दिए। अगर बीच में आपका पेशेंट ठीक हो गया, जैसे ऐसा केस हम लोग के साथ होता है कि कभी कभी हम लोग सर्जरी करते हैं या कोई इमरजेंसी केस आता है, उस कंडीशन में क्या होता है ना, पेशेंट एट ए टाइम होल्ड हो जाता है, कुछ देर के लिए उसके सांस मतलब उसका बॉडी स्थिर हो जाता है, तो उस कंडीशन में हम लोग सीपीआर देते हैं, पेशेंट वापस आ जाता है। जब वापस आ जाता है पेशेंट तो उसको मॉनिटरिंग करना पड़ता है, यानी बीपी चेक करना, दवा लगाना, जो भी प्रोसेस है उसका करना पड़ता है। तो और उसके बाद उसका डायग्नोसिस बनाया जाता है, जैसे जांच करा के देखा जाएगा, एक्सरे कराया जाएगा, ईसीजी कराया जाएगा, बहुत सारे जांच जो भी कराया जाएगा। तो जब पेशेंट आपका नॉर्मल हो गया तो उस स्थिति में आप अब पेशेंट को हॉस्पिटल एम्बुलेंस से पहुंचा दीजिए, लेकिन बीच बीच में देखते रहिए। जब पेशेंट आपका बात करने लगे आप हॉस्पिटल पहुंचाइए, लेकिन देखते रहिए कि दोबारा कहीं अटैक ना आ जाए, दोबारा कहीं ऐसा ना हो कि वही अवस्था आ जाए उसको, तो चेक करते रहना है। जब उसका सब चीज मोमेंट मिल गया आपको तो हॉस्पिटल में आप ले जाइए, एडमिट कर दीजिए, बाकी डॉक्टर इलाज करेंगे। और कोई क्वेश्चन आपके मन में इससे संबंधित मोमेंट ना हो तभी आपका लास्ट तक प्रयास, जब तक आप हॉस्पिटल में पहुंचा नहीं दिए हैं तब तक आपका कर्म और धर्म दोनों यही होता है। प्रथम उपचार आप दे रहे हैं, ठीक है, फर्स्ट ट्रीटमेंट आप दे रहे हैं ना, तो आप हॉस्पिटल तक पहुंचाना आपका कर्तव्य है, कर्म भी है, और उसी को फर्स्ट ट्रीटमेंट भी बोला जाता है, ठीक है। हॉस्पिटल को समय रहते हुए पहुंचाना ये आपका कर्तव्य है और उसका आप पालन करते रहिए। रिजल्ट देने वाले ऊपर वाले हैं, जीना मरना तो ऊपर वाले के हाथ में है, मेरे हाथ में नहीं है। हम भी ट्रीटमेंट करते हैं, किसी पेशेंट का सर्जरी करते हैं, बेहोशी देने से पहले उसे लिखित दे लेते हैं, तुम्हारे पेशेंट को हम बेहोश करने जा रहे हैं और इस कंडीशन में तुम्हारा पेशेंट का मौत भी हो जाएगा तो इसका जिम्मेदार स्वयं तुम ही होंगे, हम नहीं होंगे।
करवाते हैं ना जी। क्या बोलिए हाथी है ठीक तो बोल रहा है। देखिए सीपीआर देने का मेथड वही होगा, छोटे बच्चे का दीजिए, बड़े बच्चे को दीजिए, लेकिन अब 1 साल का बच्चा अपने परस्पेक्टिव में क्या करने जाएगा? घर पे समझिए, जैसे घर पे अगर छोटे बच्चे को देखकर समझ लीजिए, छोटा बच्चा तो ऐसा तो नहीं है कि एक टाइम उसे बीमारी होगा, होता रहता है ना, खांसी सर्दी जुकाम होता है। छोटे बच्चे में समझ लीजिए, पहले अपना देश इतना आगे जरूर निकल चुका है। जैसे सीपीआर देने की आवश्यकता कब पड़ती है? जब उसका हार्ट का जो सिस्टम है वो काम करना बंद कर देता है, तब देना पड़ता है। यानी उसके शरीर में ब्लड का सप्लाई ब्रेन नहीं दे पा रहा है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई हार्ट नहीं पहुंचा पा रहा है, तब देना पड़ता है। आम भाषा में समझा रहे हैं आपको। अब समझ लीजिए, बच्चा का जो क्वेश्चन किया है बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आप ये सोच रहे हैं कि अब 1 साल का बच्चा है, घर पे है, उसको तो मान लीजिए कि ऐसा भी कंडीशन हो सकता है कि 1 मिनट के लिए सोचिए कि सर्दी भी हो सकता है, जुकाम भी हो सकता है, या फिर पहले से आप किसी जब बच्चा पैदा लेते ही किसी न किसी पीड़िया के डॉक्टर के पास आप जरूर लेके जाइएगा दिखाने के लिए। तो जब पीड़िया का डॉक्टर देखता है ना, तो सबसे पहले यही देखता है कि बच्चे को कोई हार्ट का शिकायत तो नहीं है, लंग्स इसका डेवलप है कि नहीं है, और ब्रेन इसका ग्रोथ किया है कि नहीं है। 3 चीज बच्चा का जो पीड़िया का डॉक्टर चेक करता है, ठीक। और जब ये तीनों चीज चेक कर लिया तो ऐसा कंडीशन आता नहीं है, अगर इमरजेंसी में ऐसा कंडीशन आ भी जाता है तो उस कंडीशन में बच्चा को जो है ऑक्सीजन लगा के आप हॉस्पिटल पहुंचा दीजिएगा, वही बेटर है। इसलिए कि आपसे बच्चे का सीपीआर नहीं दिला पाएगा, ना वो प्रेशर आप दे पाएंगे और ना उस स्थिति को समझ पाएंगे। क्योंकि बच्चा का जब कंडीशन खराब होता है ना, तो उसका कुछ कलर अलग होता है, एडल्ट की अपेक्षा बच्चा में कुछ अलग ही दिखेगा सिर्फ, तो उसको आप पहचान नहीं पाइएगा, ठीक ना। और कुछ आप लोग मन में बोलिए। फट जाए फर्स्ट ट्रीटमेंट में आपका वही करना है, बैंडेज कर देना है, मलहम लगा दीजिए, बैंडेज कर लीजिए, हॉस्पिटल भेज दीजिए, डॉक्टर देखेगा पूरा उपचार होगा, किया जाएगा। अरे इतना उम्मीद करो कि कहो डॉक्टर ना हो, समझ आ रहा बस खाली साइड पे कार वर्कर गिर गई, गिरला के बाद उतना देर भूलिया करके मुझे इतना देर एम्बुलेंस हो जाए, समझ में आता है। गलत शब्द बोल रहे हैं, भूलिया के नहीं लगना है। अरे भाई ऐसा गलती मत कीजिएगा। पेशेंट का जितना आपके विवेक के अनुसार, जितना आपका ब्रेन एक्टिव है, आप क्या सोच सकते हैं, क्या ट्रीटमेंट दे सकते हैं, आप अपने अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट देने का पूरा प्रयास करना है जितना आपसे हो सकता है। बट ऐसा ना हो कि आप चोट लग गया, आप एम्बुलेंस का इंतजार कर रहे हैं, ऐसा भी नहीं होना चाहिए। उसमें अगर चोट लगा है तो इंजरी सब ठीक ठाक है तो आप इंतजार कर सकते हैं। अगर इंजरी कुछ ज्यादा है तो उसका जो भी ट्रीटमेंट बताएगा, हड्डी फ्रैक्चर होगा तो हड्डी को इम्प्रूव कर देना है, अगर किसी का कट गया है तो उसको दबा के रखना है, तब तक दबा के रखना है जब तक ब्लीडिंग बंद ना हो जाए। अगर ये भी कोई जरूरी है कि 10 मिनट आप के रखकर ब्लीडिंग बंद नहीं होगा, तो ऐसा नहीं है कि बंद नहीं हुआ तब छोड़ दीजिएगा, नहीं, उसको दबा के ही हॉस्पिटल पहुंचा देना है, ठीक ना। अब इतना भी हाथ में आके ताकत होना चाहिए कि कोई इंजरी हो गया, कोई छोटा सा इंजरी हो गया, बड़ा इंजरी हो, अगर दांत है तो आप ब्लड अगर आप दांत कम हो सके, अगर पूरा तो 100% नहीं हो सकता है, लेकिन कम तो जरूर हो सकता है ना। कोई भी पेशेंट हो, क्या बोले, हार्ट का हो, बीपी का हो, शुगर का हो, या और न्यूरो का पेशेंट हो, किसी भी तरह का पेशेंट हो, हमको उसका मतलब नहीं है, हमको पेशेंट का जान बचाने से मतलब है। हम तो जान रहे हैं कि पेशेंट जरूर पड़ा हुआ है, चेस्ट पेन है तो जब पेशेंट चेस्ट में बता रहा है तो डॉक्टर के पास भेज दो भाई, उसको क्या करने की क्या आवश्यकता है। जब पेशेंट को चेस्ट पेन हो रहा है या पेशेंट बोल रहा है कि हमको पैर में दर्द है, हमको सर में दर्द है, हमको बुखार है, खांसी है, तो इस कंडीशन में आपके पास तो समय है ना, आप हॉस्पिटल भेज देके जाके दिखा लीजिए डॉक्टर से, उसमें तो सीपीआर देने की जरूरत ही नहीं है आपको, समझ में आया। अगर आप सीपीआर तब उस पेशेंट को देना है जिस पेशेंट को लगता है आवश्यकता है कि किसी पेशेंट को दे दीजिएगा, उसी को पड़ सकता है जिसका ब्रीथिंग, सांस, पल्स नहीं मिल रहा है, पेशेंट एकदम स्थिर हो गया है, उसका बॉडी का कोई मूवमेंट नहीं है, उसी पेशेंट को देना है, अदरवाइज पेशेंट को नहीं देना है मेरे भाई। दोस्तों ये सेशन जो है ओवर हो गया और काफ़ी लंबा ये चला हम लोग का प्रोग्राम। अब हम लोग यहाँ पे छोटा सा प्रोग्राम करेंगे, खुद में ही मस्ती करेंगे, डांस वगैरह करेंगे और शायरी वगैरह जो भी है मतलब मस्ती करके वहाँ से, और स्वीट्स वगैरह है वो डिस्ट्रीब्यूट होगा। स्वीट्स लेने के बाद हम अपने अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। तो उस लड़के को किसी लड़की से प्रेम रहता है और उस लड़की का शादी उस लड़के से ना होकर किसी और से हो जाता है, समझ में आ रहा है। वो लड़का का लास्ट संदेश क्या रहता है, जिस दिन उस लड़की के बारात आता है
तो वो लड़का एक शायरी बोलता है। सर फिर ये बात अपने से बोलिए, आप सब शांत बनाए तो नहीं होगा। शुरू से बोले सर, रिकॉर्डिंग होता है। तो मान लीजिए कि एक लड़का को एक लड़की से प्रेम होता है और अचानक उस लड़की का शादी किसी और लड़के से हो जाता है। लड़के के ध्यान में कोई दूसरा बात नहीं आता, लड़के का लास्ट एक शायरी रहता है। लड़का बोलता है कि दर्द बेवफाई कहाँ से ऐसी रात आई। लड़का बोलता है कि दर्द बेवफाई कहाँ से ऐसी रात आई, इधर मेरा दम निकला उधर तेरी बारात आई। खुदा की कसम अपने चेहरे को घूंघट में छुपा लेना, और इधर मेरी चिता जलेगी उधर तुम घरों के साथ सुहागरात बना लेना। बाकी कोई 5-7-8 आदमी ऊपर आइए ना, मजाक नहीं, आइए जा लो आ जाओ, अभी आ जाओ, जा आइए। कौन से गाने लगवाए बाबू? चलो हे योगेश, हे राहुल, हे योगेश, चला इधर से माता भाई चलिए ना, आप भी चलिए बैठ जाओ। फाइनली दोस्तों अब हम लोग ब्लॉग को बाय बाय कहेंगे। और आप लोगों को कैसा लगा, आप लोग देख कर इसमें कैसा लगा, क्या क्या मतलब सीखे हैं आप लोग, इस प्लीज़ कमेंट करें, सब्सक्राइब करें चैनल को मेरा, और व्यू को रीच करें। और काफ़ी इंटरटेनमेंट भी हुआ इसमें, जैसे कि देख सकते हैं आप लोग फ़ोटो वगैरह में भी काफ़ी अच्छा चीज़ हमको देखने को मिल रही है। भाई साहब को देख सकते हैं यहाँ पे सारा इनका हाथ फ्रैक्चर करके कैसे मतलब दिखाया गया है, CPR कैसे दिया गया है। एंटरटेनमेंट के साथ साथ हमने यहाँ पे फन भी किया, नॉलेज भी किया है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग एंड जय हिंद दोस्तों, बाय बाय।